आज के लेक्चर में हम लोग ग्रीन थ्योरम को प्रूफ करेंगे और ग्रीन थ्योरम क्या होता है, इसको क्यों पढ़ते हैं, तो सारी चीज़ आपको हम डिटेल में बताएंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करें। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम क्या होता है, तो देखिए ग्रीन थ्योरम जनरली इसमें भी सरफेस एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रीन थ्योरम के थ्रू। लेकिन बट इसमें कंडीशंस ये है कि अगर मान लीजिए आप डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसका डबल इंटीग्रेशन के थ्रू जैसा आपको हम पढ़ाएं उसमें कर्व ट्रेसिंग के थ्रू भी आप निकालते थे डबल इंटीग्रेशन कर्व का, लेकिन उस केस में अगर आपको निकालना कठिन हो रहा हो, जैसे बाउंडेड एरिया पूरा क्लोज्ड पाथ आपको दे दिया जाए और उस केस में आपको बोला जाए कि आप किसी प्रकार का आपका क्लोज पाथ जैसे सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया या कुछ भी हो गया, एनीथिंग जो विदाउट ज्योमेट्री नेम वाली हो गया, उस केस में उस बॉडी का आप सरफेस एरिया किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग ग्रीन थ्योरम में अकॉर्डिंग टू पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू इंटीग्रेशन करके इसको हम लोग सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग ग्रीन थ्योरम। ओके, अब बात करते हैं ग्रीन थ्योरम हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो ग्रीन थ्योरम हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो इसका सीधी सी आंसर है कि ग्रीन थ्योरम आप सरफेस एरिया निकालने के लिए पढ़ते हैं। किस बॉडी का सरफेस एरिया निकालना है, जिसका हम लोग जनरली नॉर्मली हम लोग डबल इंटीग्रेशन के थ्रू कर्व ट्रेसिंग के थ्रू एरिया नहीं निकाल पाते हैं। उस केस में उस टाइप के बॉडी को आप आराम से इजीली यहाँ पे एरिया सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू इंटीग्रेशन करके। राइट, बस इतना ही दोनों का मतलब है। ओके, उसके बाद अब हम लोग करते हैं प्रूफ ग्रीन थ्योरम को। तो सबसे पहले इसमें हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहता है ग्रीन थ्योरम का। देखिए ग्रीन थ्योरम का ये स्टेटमेंट कहता है इफ P कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y एंड Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y ही है, आर कंटिन्यूअस फंक्शन हैविंग कंटिन्यूअस पार्शियली डेरिवेटिव इन बोथ वेरिएबल ओवर r। आर ये क्या है, आपका एक रीजन है। रीजन कहें तो कोई एक क्लोज पाथ का रीजन है वहां पे, जैसे लेट अस सपोज आपको बताया जाए कि ये क्लोज पाथ है, इसका रीजन क्या है, तो आर है। आर है मतलब सीधी सी बात है। अब यहाँ पे मान के चलिए कि आपको यहाँ पे कुछ लिमिट तो पता होगा नहीं, एरिया पता होगा नहीं, तो जनरली एक हम लोग मोटा मोटी राउंड फिगर में मान के चल रहे हैं इसका रीजन है, यानी इसका एरिया जो है आर है। बस इसी के लिए इसको हम लोग रीजन बोल देते हैं। राइट, चलिए उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसका न्यूमेरिकल भी आपसे पूछता है। तो ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशन ये है कि आपको इंटीग्रेशन P dx प्लस Q dy इज इक्वल टू आपको यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन रीजन R, किसके, R रीजन के लिए यानी क्लोज एरिया के लिए, डेल फाई बाई डेल एक्स माइनस डेल P बाई डेल वाई और dx इंटू डी वाई। मतलब इसके अंदर जो भी फंक्शंस रहेगा, जैसे आप P पॉइंट लिए, Q पॉइंट लिए, यहाँ पे P एक प्रकार का फंक्शन ले रखा है, Q एक प्रकार का फंक्शन ले रहा है, मान लीजिए इसका फंक्शन ही है। उस केस में इसका फंक्शन को एक बार आपको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करना है और माइनस कर देना है, फिर पार्शियली डेरिवेटिव करके उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद आपको इंटीग्रेशन करना है, फाइनली डबल इंटीग्रेशन, तब जाके आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है ग्रीन थ्योरम। मीन्स दैट इतना इज इक्वल टू इतना हो जाना चाहिए। इतना करने के बाद अब बात करते हैं ये P और Q। देखिए P और Q दोनों पॉइंट किसी एक ही कर्व पे है, ये आपको कंसिडर नहीं करना है कि दो पॉइंट अलग अलग हो सकता है। लेट अस सपोज कि मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, अब यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि एक पॉइंट हमारा यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। राइट, तो ऐसा नहीं है, दोनों पॉइंट इसी सर्कल पे होगा, कहीं ना या तो यहाँ पॉइंट हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी होगा, लेकिन इस एक ही कर्व पे दोनों पॉइंट होगा। राइट, यही हो गया। उसके बाद यहाँ से फाइनली अब हम करते हैं प्रूफ करना चालू करते हैं। ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया, अब यहाँ से प्रूफ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि दो आपका अलग अलग यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पे हम दोनों को ना अलग अलग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस थ्योरम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब यहां से ना हम इसको ये जो स्टेटमेंट दिया ना, इसको हम दो पार्ट में, जैसे कि P और Q अलग अलग फंक्शन था, तो इसको हम लोग दो पार्ट में अलग अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा। तो यहाँ से लिखिए फर्स्ट पार्ट जो आपका आएगा यहाँ पे, तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे अब यहाँ इसके रीजन R था, तो यहाँ पे रीजन हम यहाँ पे C मान के चल रहे हैं और P dx चल रहे हैं, इज इक्वल टू इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर देखिए
P वाला ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस में है, ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पहले है वहाँ पे नेगेटिव है उस साइड में, तो यहाँ पे नेगेटिव पहले लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन और यहाँ पे रीजन R के लिए ले रहे हैं, इधर R के लिए, इधर C के लिए मान के चल रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल P बाई डेल Y, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद dx और dy की फॉर्म में हमको फिर से अगेन इंटीग्रेट कर देना, राइट। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमारा ये हो जाएगा। दूसरा पार्ट हम लोग इसको कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन c q dy आ जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन r। अब यहाँ पे ये वाली है तो ये प्लस में, तो प्लस दे देंगे तो आ जाएगा क्या, डेल फाई बाई डेल एक्स, और यहाँ पे डेल वाई डेल एक्स। अब ये दोनों का पहले भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट, कोई इशू यहाँ पे डेल एक्स और डेल वाई नहीं होता है, राइट। चलिए, अब इतना करने के बाद ना आपको सिंपल से यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 2 पॉइंट्स आप यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं स्टेटमेंट में। तो 2 पॉइंट ले चुके, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमको कर्व कंसीडर तो यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर कर्व कंसीडर करना है तो उससे पहले आपको एक्स वाई एक्सिस आपको लेना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं कि हमारा ये एक्स वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये आपका x है और ये आपका y है, राइट, ये आपका y है, ओके। अब इसमें हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा कोई एक कर्व है, इसमें हमारा मान के चल रहे हैं कि आपका इस प्रकार से कोई एक कर्व है, राइट। ये आपको सीधा एक ही किसी प्रकार से कर्व ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आपका इस प्रकार से कर्व, राइट। और दूसरा कर्व जिसका आपका y इज इक्वल टू जो फंक्शन है यहाँ पे मान के चल रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू φ1 और x मान के चल रहे हैं, राइट, φ1 और x मान के चल रहे हैं। और दूसरा कर्व मान के चलिए कि आपका यहाँ से इस प्रकार से ऐसे है, राइट। अब ये y इज इक्वल टू यहाँ पे φ2 और x है, राइट। अब इतना है। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम दोनों को यहाँ पे मिला देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को यहाँ पे हम मिला देते हैं इस प्रकार से दोनों को, क्योंकि हम यहाँ पे क्लोज पाथ के लिए बात कर रहे हैं, तो अलग अलग रहेगा तो इसको हम नहीं निकाल पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों को मिला दिए और यहाँ से दोनों को यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिए, राइट। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं कि x इक्वल टू a होगा, और ये ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस x इक्वल टू b होगा। ऐसा हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, राइट। या तो यहाँ पे इसको x1 मान लीजिए, इसको x2 मान सकते हैं, राइट। लेकिन x ही मानिए, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 पॉइंट माने, दोनों सेम ही फॉर्म में माने हैं, x y ही माने हैं, राइट। तो एक ही रखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे कुछ किए हैं, सभी यहाँ पे आपको लेट कर लेना है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट कंसीडर टू फंक्शंस y इज इक्वल टू φ1x एंड y इज इक्वल टू φ2x, राइट। इतना इन एक्स वाई प्लेन किस पे है, या एक्स वाई प्लेन पे है। आप ये बात आपको माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या अराइज हो रहा है, सर ये बता रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, कैसे एक्स वाई प्लेन में है। ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों पॉजिटिव में है, हाँ दोनों पॉजिटिव में है। और अब देखिए यहाँ पे कोई तीसरा एक्सिस यहाँ पे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और दोनों के बीच में यहाँ पे हम कर्व लिए हैं। मीन्स दैट ये कि दोनों का कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई दोनों को होगा। अगर एक किसी कर्व को हम लोग इस पे ले लेते, किसी एक वाई से स्टार्ट करते, तो यहाँ पे केवल वाई की वैल्यू होता, एक्स की नहीं होता, तब वो एक्स वाई प्लेन पे नहीं कहलाता। मीन्स दैट कि एक्स वाई के बीच में जो भी पॉइंट होता है वह उसका एक्स वाई प्लेन होता है, ओके। यहाँ से एक्स जेड प्लेन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3D नहीं है, 2D की बात करें, 2 एक्सिस है मीन्स 2D, राइट। चलिए इतना हो गया। उसके बाद एंड अब यहाँ पे रीजन की भी बात करेंगे ना, रीजन भी तो मान के चल रहे हैं ना, रीजन आर एंड रीजन आर के लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद हो गया नाउ
अब इतना होने के बाद अब सीधी सी बात है कि अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट वाले को हम लेके चलते हैं, फर्स्ट वाले को पहले हम निकल चलते सॉल्व करते हैं, 2 वाले को सिमिलरली करके हम लोग काम कर लेंगे, राइट। चलिए तो देखिए अगर हम फर्स्ट वाले को यहाँ पे हम लेते हैं, इंटीग्रेशन आर रीजन के लिए है और क्या है डेल पी वाई डेल एक्स, सॉरी यहाँ पे ये डेल वाई होगा, हाँ ये डेल वाई होगा, ये डेल वाई होगा और डी एक्स और डी वाई, राइट, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ना, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाइए, तो हमारा ये बॉन्डेड एरिया हो गया ना, उसके बाद अब यहाँ पे इसका लिमिट हमें लिखना होगा, इसका लिमिट लिखना होगा। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, ये 0 से एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में किधर चल रहा है, ए वाले कर्व का, क्या एक्स इक्वल टू क्या है ए है और बी है, यानी ए से बी तक जा रहा है, यानी फर्स्ट इंटीग्रेशन का जो लिमिट हो जाएगा हमारा ए से लेकर बी तक हो जाएगा, राइट। सेकेंड इंटीग्रेशन की बात करते हैं। अब सेकेंड इंटीग्रेशन में आपको मालूम है कि आपको डबल इंटीग्रेशन आपको हम पढ़ाए थे, तो वहाँ पे क्या बताए थे, फर्स्ट इंटीग्रेशन का लिमिट तो कांस्टेंट होगा, लेकिन सेकेंड वाले का वेरिएबल होना चाहिए, तब आप सही बना रहे हैं, नहीं तो गलत बना रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले अब क्या हो जाएगा कि अब देखिए ये हमारा लिमिट हो जाएगा इसके लिए, ये इसका सेकेंड इंटीग्रेशन इस कर्व के ऊपर डिपेंड करेगा और इस कर्व के ऊपर डिपेंड करेगा, मीन्स दैट कि यहाँ y बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे y phi 1x और यहाँ पे लिखेंगे phi 2x, राइट। और किसके लिए है यहाँ पे, तो डेल p बाई डेल y और dy बाई dx और इंटू dy, dx इंटू dy, राइट, इतना हो गया। अब इसको हमें फाइनली सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इतना को इंटीग्रेशन के अंदर हम चाहे तो इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन ए से बी, और इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, पी एक्स कॉमा फाई और एक्स, फाई 1 है एक्स और इंटू यहाँ पे डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन पी यहाँ पे x कॉमा फाई 2x और यहाँ पे dx, राइट। इसको इस प्रकार से a से b लिमिट है, इसको इस प्रकार से अलग अलग लिखा जा सकता है, कितने, इतना इज इक्वल टू, राइट, इतना इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन r रीजन के लिए, और ये डेल पी वाई यहाँ पे डेल वाई और यहाँ पे डेल एक्स, सॉरी, इंटीग्रेशन r रीजन के लिए डेल पी वाई डेल वाई और डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, राइट, इतना इज इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग पॉइंट हमने 2 पॉइंट कवर यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे थे, स्टेटमेंट हमारा बता रहा था P और Q पॉइंट बता रहा था, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे फिर से फ्रॉम कर देंगे, फ्रॉम पॉइंट P पॉइंट था एक आपका x कॉमा वाई एंड Q पॉइंट था x कॉमा वाई, राइट, यहाँ पे इतना था। अब एक काम करते हैं, जब ये दोनों पॉइंट की बात करेगा यहाँ पे, तो इसमें हम डायरेक्ट इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन r डेल पी वाई डेल वाई डेल एक्स वाई डेल वाई इज इक्वल टू, अब देखिए इतना, अब ये पॉइंट, ये दो इंटीग्रेशन जो आपका मिला है, कहीं ना कहीं हम इसको मान के चल रहे थे इसी पॉइंट का ही फंक्शन ही है ना, कोई फाइनल तो हमारा है नहीं, तो इसी पॉइंट के लिए हमारा ये फंक्शन, इसी फंक्शन पे ये पॉइंट है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसी फंक्शन पे ये भी पॉइंट है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए से बी, और इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पी कॉमा वाई और यहाँ पे डी एक्स लिख सकते हैं, माइनस ए से बी और यहाँ पे पी एक्स कॉमा यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं और dx लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको हो जाएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाएगा आपकी माइंड में, क्या कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर आप ऐसे कैसे लिख दिए, इतना को आप डायरेक्ट इतना लिख दिए। देखिए ये जो रिजल्टेंट देख रहे हैं ना, डायरेक्ट ये फंक्शन की फॉर्म में है, ये x कॉमा यहाँ पे फाई है,
फाई 1 है, यानी ये y वाला ही होगा, y इक्वल टू होगा, ये x का x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, जैसा कि आप मान रखे देखिए y बराबर है फाई 1 x1 या फाई 2 x2 y बराबर ही है, राइट। इसलिए हम लोग डायरेक्ट इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं। जब ये पॉइंट लेंगे ना तो यहाँ पे हम रीजन दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको लिमिट मालूम नहीं है, इस पॉइंट के लिए हमें लिमिट मालूम नहीं है, तो फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि हमारा ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, ये डी है, राइट। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सी डी पॉइंट के लिए, डी सी पॉइंट के लिए है और ये हमारा जो है ए बी पॉइंट के लिए है, राइट। अगर इस फंक्शन को हम उल्टा कर देते, सी को इधर ला लिया है और डी के उधर लेके आ जाए तो ये माइनस में हो जाएगा। तो अगर इसे हम उल्टा करके लिखना चाहें, इसे अगर हम उल्टा कर लिखना चाहें तो क्या कंडीशन बन सकता है? तो कंडीशन आपका इस प्रकार से बन सकता है कि अगर इसे उल्टा करते तो आ जाएगा माइनस, यानी सी डी कर रहे हैं आप, यहाँ पे कर्व को आप उल्टा कर दिए हैं तो सी डी हो जाएगा और यहाँ पे पी एक्स कॉमा वाई और डी एक्स माइनस यहाँ पे ये ए बी है और यहाँ पे x कॉमा वाई और डी एक्स है, राइट। अब चाहें तो हम इसको भी उल्टा करके लिख सकते हैं और बी सी को और ए डी को इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए और इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। इसको और जो अगर आगे इसको आगे आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, या इसी में हम आगे लिख देते हैं, इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जरूरत कैसे नहीं पड़ेगा? तो अगर आप चाहें यहाँ पे तो बी सी भी हम लिख सकते हैं, ये बी सी लिख सकते हैं माइनस में, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बी सी और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी पॉइंट के लिए एक्स कॉमा वाई और डी एक्स के लिए आएगा, फिर माइनस यहाँ पे ए डी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे हम इंटीग्रेशन किसका डी ए लिख सकते हैं, राइट। यहाँ से उधर को जा रहे हैं ना, डी ए और पी एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हैं और डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सब टोटली माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, ओके, टोटली आपका माइनस में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सा रीजन डिफरेंट है, आपको खुद ही नहीं मालूम है इस फंक्शन का रीजन क्या है। जब तक इसका आंसर नहीं आ जाता तो मुझे मालूम है ही नहीं। तो इतना सारा लेकर चलने से अच्छा है कि क्यों नहीं इसको कुछ शॉर्ट फॉर्म में बना दिया जाए, इसको कुछ शॉर्ट फॉर्म में बना दिया जाए ताकि आगे हमें सॉल्व करने में इजी हो जाए। तो एक काम करते हैं, ये सभी बराबर हम यहाँ पे एक ही रीजन मान लेते हैं, ये डेल पी और डेल वाई और डेल एक्स और डेल वाई इज इक्वल टू, इस सभी का जो हम रीजन मान लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन सी और पी और एक्स कॉमा वाई, ये पूरे का जितना भी है ना इस कर्व का रीजन हम सी मान लिए हैं टोटली और डी एक्स इतना मान लिए हैं, और सभी देख रहे हैं कि माइनस की फॉर्म में है तो माइनस लगा दिए, राइट। अब यहाँ इक्वेशन इसको सेकेंड कर दीजिए, राइट। अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इतना होने के बाद अब अगेन फिर से हम ना इस बार हम परपेंडिकुलर डाले थे किसके पे, एक्स एक्सिस पे डाले थे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो परपेंडिकुलर डाले थे अब हम यहाँ पे बाई एक्सिस पे डाल देते हैं, डाल के देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। दो पार्ट में किस आधार पर डिवाइड कर रहे थे, या एक्स वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन पे है, या तो पहले हम एक्स प्लेन पे मान के चलेंगे, फिर सेकेंड वाई प्लेन पे मान के चलेंगे, या वाई प्लेन पे या एक्स प्लेन पे मान के चल के इसको प्रूफ किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे थे कि यहाँ पे एक्स प्लेन पे है। अब यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे कि हमारा वाई प्लेन पे किस प्रकार से होगा, इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे वाई प्लेन पर रख के, तो इस चीज़ को यहाँ पे हम कंसिडर करके चलेंगे, राइट। तो चलिए, तो फिर से अगेन हम लोग यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस कंसिडर करके चलेंगे, राइट। इस बार हम कर्व जो लेंगे ना वर्टिकल लेंगे, क्योंकि इस पे हमको लेना है। तो हम मान के चल रहे कि हमारा जो कर्व है इस प्रकार है, राइट। ये तो इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया, हमारा इस प्रकार का एक कर्व है और दूसरा कर्व हमारा इस प्रकार का है, राइट। अब ये गई दो कर्व हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं, और पहला का जो यहाँ पे हमारा फंक्शन है x इज इक्वल टू साइन वाई है, राइट। x इक्वल टू साइन वाई टू इसको मान लेते हैं। ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू
साइन 1 और y मान के चलते हैं, राइट। ये है। अब ये दोनों को यहाँ पे हम यहाँ पे मिला देते हैं, क्योंकि क्लोज कर्व हमको बनाना होगा, क्लोज्ड कर्व बनाना होगा। और यहाँ पे ना, यहाँ पे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ से इस पॉइंट से हम डाल देते हैं, राइट। अब यहाँ ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है ये अल्फा है, यहाँ से इसका डिस्टेंस हमारा बीटा है, राइट। मीन्स दैट कि ये y इज इक्वल टू यहाँ पे हम मान रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं, लेट दी कर्व कौन सा है, x इज इक्वल टू साइन 1 y एंड x इज इक्वल टू साइन 2 y एंड लाइन हमारा y इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा, y इज इक्वल टू बीटा, राइट। इतना है। अब इतना मान के चल रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सिमिलरली यहाँ पे कर देंगे पूरा कहानी हम x एक्सिस पे करके ये वाली कहानी आप तक आए हैं, ये कहानी हम लेके आए हैं। इसी चीज को यहाँ पे हम डायरेक्ट सिमिलरली करके और मार दे तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अगर हम सिमिलरली कर देते हैं, सिमिलरली करते हैं, सिमिलरली अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन आर रीजन, और इस बार हम फाई को पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, इसके x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और यहाँ पे dx और dy होगा, और इंटीग्रेशन यहाँ भी किसके, सी रीजन के लिए होगा, और यहाँ पे सी रीजन के लिए होगा, उसके बाद आपका फाई फंक्शन के लिए होगा, x कॉमा y के लिए होगा, और ये इस बार dy के रिस्पेक्ट में होगा। ये इक्वेशन आपका यहाँ पे 3 हो गया, ये इक्वेशन हमारा 3 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, राइट, वी गेट, ओके, वी गेट। और जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, देखिए ये जो आपका है यहाँ पे इतना जो देख रहे हैं आप, ये वाली पोर्शन आपको रेड कलर से यहाँ पे हम डिनोट कर देते हैं, ये वाली जो पोर्शन देख रहे हैं ना, इतना इज इक्वल टू आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखा जा सकता है फाई के फॉर्म, पी डी एक्स, और यहाँ p है और यहाँ पे q की फॉर्म में है ये, तो इसको की लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे हम कैसा लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे एक तो p dx आएगा इसका, और इसका जो आएगा मान के देखिए, अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों लिख रहे हैं, थोड़ा आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे इसका तो हमको कुछ मालूम नहीं था, यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ऐसा ही हमारा स्टेटमेंट है, यही ग्रीन थ्योरम कहता है कि इसका पार्शियली डिफरेंशिएट क्या आया है, इसका जो पार्शियली डिफरेंशिएट आया है p, तो यानी यहाँ पे इंटीग्रेशन पार्शियली डिफरेंशिएट p आया है, और यहाँ पे dx की फॉर्म में हमको लेना है, राइट। उसी प्रकार से इसका जो पार्शियली डिफरेंशिएट हुआ है वह फाई के रिस्पेक्ट में हुआ है, और यहाँ पे dy है, राइट, फाई और dy है, ये इतना इज इक्वल टू हमारा ये है, तो यहाँ पे ये लिख दीजिए माइनस इंटीग्रेशन p और यहाँ पे x कॉमा y और dx। अगला आपका ये है प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी रीजन के लिए था, ये भी सी रीजन के लिए, राइट, और यहाँ पे आपका फाई x कॉमा y और dy रीजन, राइट, इतना है। अब इस फॉर्म में तो हमारा स्टेटमेंट नहीं था, इस फॉर्म में तो हमें प्रूफ नहीं करने के लिए बोला जा रहा था, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो इतना ही तो हमारा मैच हो रहा है, ये वाली मैच नहीं हो रहा है, इसको फिलहाल अभी हम सेम लिख देते हैं, इसको हम लोग सेम लिख देते हैं, और ये भी हमारा सी रीजन के लिए था, सी रीजन के लिए चल रहा था। और यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, एक काम क्या करने वाले हैं हम कि फ़िलहाल इसको हम लोग ऐसा है तो ऐसा लिख देते हैं, और पी डी एक्स प्लस फाई डी वाई, राइट, इज इक्वल टू, अब देखिए इतना बराबर आपका क्या है, इतना बराबर क्या है, डबल इंटीग्रेशन आर रीजन के लिए है,
तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन आर रीजन, और यहाँ पर इसी प्रकार से p वाला तो हम मिटा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे p था और यहाँ पे y था, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेल p बाई डेल y, और यहाँ पे क्या था हमारा डेल y ही हमारा हो जाएगा यहाँ पे डेल x और डेल y, राइट। और ये किसके फॉर्म में था, ये माइनस है तो माइनस आएगा, फिर यहाँ पे प्लस देंगे, प्लस अब क्यू वाले लिख देते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन आर रीजन के लिए क्या है हमारा डेल फाई बाई डेल एक्स, और यहाँ पे डेल एक्स बाई डेल वाई, राइट, यही था। अब इसको माइनस वाले को सीधा करके लिख देते हैं, तो सी रीजन के लिए हमारा पी डी एक्स प्लस फाई डी वाई इज इक्वल टू, अब दोनों में से इंटीग्रेशन कॉमन हो जाएगा तो एक ही है, रीजन यहाँ लिख देते हैं, और डायरेक्ट आर रीजन के लिए है तो इसको पॉजिटिव में लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल फाई इज इक्वल टू डेल एक्स, यहाँ पे आ जाएगा क्या माइनस डेल पी बाई डेल बाई, और यहाँ पे आएगा क्या डेल एक्स और डेल वाई, राइट। तो यही आपका यहाँ पे क्या कहोगे, यहाँ पे ग्रीन थ्योरम फाइनली है, यहाँ पे प्रूफ हो गया हमारा। ग्रीन थ्योरम हमारा यही बोल रहा था और यहाँ पे फाइनली हम प्रूफ कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस ग्रीन थ्योरम प्रूफ, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम था ये, आपके एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरम प्रूफ करने के लिए आपसे पूछा जाता है, और इसका न्यूमेरिकल भी देखिए, एक थ्योरम रहेगा और एक न्यूमेरिकल, दोनों साथ में पूछता है, तो आपको थोड़ा अच्छे से 2-3 बार इसको आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आई होप इसमें जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया, जो भी ट्रिक बताया प्रूफ करने के लिए, सभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, या बाय ग्रुप में आप जरूर पूछ के क्लियर कर लीजिएगा, राइट। और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, इस बार नेक्स्ट टाइम कुछ अलग दूसरे मेथड से आपको हम ग्रीन थ्योरम प्रूफ करके दिखाएंगे और इतना रिजल्ट ला के दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम बुक में ना हो सकता है ये p की जगह पे n होगा, q की जगह पे m होगा, ये q की जगह पे m होगा, यहाँ n होगा, ऐसा हो सकता है। तो ये कोई बड़ी मैटर नहीं करता है, p की जगह पे n हो जाएगा और q की जगह पे m हो जाएगा। ये इंजीनियरिंग के जितने भी बुक्स है ना उसमें दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम ग्रेजुएशन के बुक में p और q की फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो आप इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है या ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट है, दोनों कंडीशन में सेम केस है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आप एक ही कंसेप्ट से बनता है और क्वेश्चन का आपका सही आंसर भी आएगा। देखिए इसमें जो दूसरा मेथड आपका ग्रीन थ्योरम प्रूफ करने के लिए है, इसमें तो आपको लैंग्वेज कुछ भी नहीं देखा, आपको लैंग्वेज याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन सेकेंड मेथड जो आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे ना, उसमें लैंग्वेज ज़्यादा होगा, आपको लैंग्वेज रटना पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम फाइनली डिसाइड किए कि आपको वाई न्यूमेरिकली, वाई मैथमेटिकली आपको प्रूफ करे, ताकि आपको रटना कम पड़े। एक बार आप समझ जाओ, आसानी से ग्रीन थ्योरम आप प्रूफ करके एग्जाम में आ जाओ, अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ, क्योंकि डायरेक्ट आपका एग्जाम में 16 मार्क्स में पूछता है, या जो भी यूनिवर्सिटी का फुल मार्क्स जितने भी हो नंबर का होता है उसमें पूछता है। कभी कभी 8 मार्क्स में पूछा है, ज़्यादातर 16 मार्क्स में पूछता है, और VVI है और इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।